नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का, और उत्तर मागे प्रदेश में हम बात करेंगे दूसरे चरण के चुनाव से पहले 16 घंटे से भी कम समय का वक्त अब बचा है। प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वार पलटवार जारी है। भाजपा ने वीडियो ट्वीट कर सपा को घेरा है, वहीं सपा ने भी वीडियो डालकर पलटवार कर दिया। इधर रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर भी उपचुनाव चल रहा है। आपको वहां का भी पल पल का अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के टेस्ट का आखिरी इम्तिहान। स्वार से लेकर 96 उपचुनाव पर घमासान। आखिरी चरण की लड़ाई से पहले आर पार भाजपा का एबीसीडी वाले फॉर्मूले से प्रहार। ए से अपराध और आतंक होता है, बी से भाई भतीजावाद, सी से करप्शन, डी से दंगा। समाजवादी पार्टी का भी जवाबी पलटवार। निकाय के जंग में कौन बनेगा सिकंदर? सेमीफाइनल की रेस में कौन बाहर कौन अंदर? बड़ी तैयारी, बड़ा संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो निकाय चुनाव भी होने वाला है, और लगातार इस कवरेज में हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कैसे 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग भी चल रही है। रामपुर की स्वारा और मिर्जापुर की 96 सीट पर मतदान जारी है। दोनों सीटों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, और स्वार से अपना दल एसके शफीक और सपा से अनुराधा चौहान उम्मीदवार हैं। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट की बात करें तो अपना दल एसके रिंकी कोल और सपा से कीर्ति कोल उम्मीदवार हैं। तो दोनों ही सीटों पर सपा और भाजपा गठबंधन की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर अपना दल एस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और स्वार में 96 सीट पर मतदान चल रहा है, और दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो 27.4% 96 में और 27.3% स्वार में मतदान हुआ है। और चलिए सबसे पहले अब आपको ले चलते हैं मिर्जापुर की 96 सीट, जहां पर वहां का हाल बताएंगे नवीन पांडे। वहीं उबैदुर रहमान से भी हम जानेंगे रामपुर में क्या चल रहा है। नवीन, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। अगर हम बात करें 96 सीट की, तो किस तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है, कितना उत्साह है और क्या मुद्दे मन में है लोगों के? जी बिल्कुल, अगर उत्साह की बात करी जाए तो चूँकि धूप हो चुकी है और काफ़ी गर्मी ज़्यादा है, लिहाजा मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे 1-2 की संख्या में जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल मतदान स्थल पर किसी तरह से कोई भी वोटर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और ये चूँकि आदिवासी क्षेत्र है, लिहाजा लोग कम आ रहे हैं। वो 3 बजे के बाद ऐसी संभावना बताई जा रही है कि 3 बजे के बाद से वोटर फिर से बूथ पे नज़र आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ देखने को बूथ पर मिल रहा है। सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। 96 विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर तमाम व्यवस्था सुरक्षा के किए गए हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल किसी भी बूथ पर किसी तरह की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। 1 बजे की बात कीजिए तो 1 बजे का जो आंकड़ा आया है 27.4% का आया है। 3 बजे का भी आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल भीड़ गायब है। अगर बात की जाए इस सीट की तो ये सीट काफ़ी अहम है। गठबंधन प्रत्याशी अपना दल एस और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी रिंकी कोल यहाँ से उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ कीर्ति कोल समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, जिसको करारी टक्कर मानी जा रही है। चूँकि जिस तरह से राहुल प्रकाश कोल का निधन हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, लिहाजा सीट पर ही वोट जाते हुए देखने को फिलहाल मिल रहा है। बिल्कुल, तो तमाम समीकरण है हमारे साथ। नवीन, आप बने रहिए। तो 96 सीट की स्थिति ये है कि वहां पर फिलहाल अभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ ना के बराबर है। लेकिन उबैदुर रहमान, अगर हम बात करें रामपुर की स्वार सीट की, बड़ी जबरदस्त राजनीति रामपुर में देखने को मिल रही है बीते खासतौर से कुछ सालों में। क्या माहौल और क्या उत्साह है लोगों में? जी अवधेश, यहाँ पर भी मतदान चल रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो दोपहर में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, मतदाता कम आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं हम यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज के बूथ पर हैं, लेकिन जो मतदान है उसमें सबसे ख़ास बात यह है इस बार के महिलाएं सबसे ज़्यादा मतदान कर रही हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर वोट डाल के आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़रा ये दिखा दीजिए, आपने वोट डाल दिया, किन मुद्दों को सोच करके वोट किया है, किस तरह के आदमी को चुनना है, क्या समस्याएं हैं इस इलाके की, किस तरह के प्रत्याशी को आप पसंद कर रहे हैं? आप बताइए, आपने वोट किया है, किन मुद्दों को सोच करके स्वार की जनता की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो सभी हैं, हर तरह की समस्या है, मगर फिर भी सही है, अब हमारा स्वार बहुत अच्छा है। अच्छा, उपचुनाव है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं वो क्या रहे होंगे? कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात। मुद्दों का तो खैर हमें नहीं पता, घर में रहते हैं हम, ये तो आदमी बता सकते हैं। तो और महिलाएं आ रही हैं वहाँ से। ये बताइए, आप लोग ने वोट डाल दिया? ज़रा निशान दिखा दीजिए, अपना निशान दिखा दीजिए। ये बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्वार के? देखिए, महिलाएं जो है वो ज़्यादा मतदान कर रही हैं यहाँ पर, हम सुबह से ही देख रहे हैं जी। वोट डाला, हमने कामयाब डाल दिया। वोट डाल दिया, ठीक है। ये महिलाएं हैं जो मतदान करके अभी पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही हैं। हमने देखा सुबह से जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा जागरूक है पुरुषों के मुकाबले। उपचुनाव है, मतदान का प्रतिशत धीमा चल रहा है, लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो अवधर रहमान यही वो साइलेंट वोटर्स भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन वो बात इस पर नहीं कर रहे हैं मुद्दे क्या है, समीकरण क्या है, और मतदान की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। स्वार और 96 सीट पर फिलहाल वोटिंग चल रही है, लेकिन कल निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। हमारे दो सहयोगी शैलेश अरोड़ा और सनुज शर्मा कल होने वाले चुनाव के बारे में जानकारी देंगे, उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल भी बड़ा समर है और बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी। शैलेश, अगर हम कल के चुनाव की तैयारी की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, बूथ स्तर पर, क्या कुछ माहौल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से कल के चुनाव को लेकर पहले कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। देश 38 जनपद हैं जहां पर ये चुनाव होगा। निकाय का दूसरा चरण जो है 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद, 268 जो है इसमें नगर पंचायत आती हैं। अगर आप बात करें कुल जो पद की हम बात करते हैं, यानी जो महापौर का पद हो गया, इसके बाद नगर पालिका परिषद का, इस तरह से करके सारे पद अगर देखें तो 6,929 पद हैं जिनके लिए मतदान होगा, और 39,000 से ऊपर, लगभग 39,146 जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। 19 लाख से ज्यादा वोटर है जो इसमें शामिल होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो फोकस है इस समय वो इस बात पर कि लोगों को समय से वोटर स्लिप अगर नहीं मिली तो पहुंच जाए, ताकि मतदान का प्रतिशत बेहतर हो। निर्वाचन आयोग से लेकर और जिलों में जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, तो दूसरी तरफ इस बात पर कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। क्योंकि पहले चरण की अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं अवधेश, तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। पहले चरण में जब हमने देखा था कि किस तरह से 10 नगर निगम थे, उसमें राजधानी लखनऊ थी, सीएम सिटी गोरखपुर था, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी था, इन सभी जगह पर आप देखिए तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा नहीं कह सकते आप। तो अब ये फोकस है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज जो अब दूसरे चरण में जहां पर चुनाव होना है वहां पर बेहतर हो। इसके लिए देखिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा चुका है, प्रशिक्षण पहले ही हो गया था, और इसके साथ में जो प्रेक्षक है वो लगातार जिलों में जो वरिष्ठ अधिकारियों को बतौर प्रेक्षक भेजा गया था वो लगातार अपनी निगरानी में सभी चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद इन जो 39,000 से ऊपर हमने प्रत्याशियों का जिक्र किया, उनके भाग्य का फैसला, बिल्कुल भाग्य का फैसला जनता कल करेगी। और एबीपी गंगा की अपील भी है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप निकलकर मतदान करें, क्योंकि ये आपके क्षेत्र के, आपके वार्ड के, आपके शहर के लिए बेहतर होगा। सनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, अगर हम बात करें राजनीति की, पश्चिम की राजनीति की, तो बड़े समीकरण बने, बड़े उलटफेर देखने को मिले, किस तरीके की तैयारी दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से मतदाता तैयार है वोट के लिए? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति के तमाम योद्धा आए, अपने तरकस से सियासी बाण भी चलाए,
लेकिन ये बाढ़ जनता के दिलों को किस तरीके से काबू कर पाएंगे और जनता को किस तरीके से मतदाता को काबू कर पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मेरठ की बात कर लें, बागपत है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, यहाँ के मतदाताओं का मन टटोलना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। अब मेरठ की बात कर लेता हूँ तो देखिए, मेरठ नगर निगम और गाजियाबाद नगर निगम दोनों नगर निगम अहम है और सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर होगा क्या, आखिर कौन जीतेगा, आखिर जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। और यहाँ मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है और महापौर की सीट यहाँ सबसे हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि 1995 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और बीएसपी यहाँ पर काबिज रही और किसी और दल का यहाँ पर खाता नहीं खुला। क्या इस बार ये इतिहास बदलेगा, क्या इस बार ये सियासी समीकरण बदलेगा, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन चूंकि गर्मी ज़्यादा है और उस गर्मी में कितने मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब जब वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तब तब चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं, और जब जब वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा रहता है तो शायद ऐसे नतीजे सामने आते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। मतदाता उत्साहित है, लेकिन उनका जो उत्साह है वो किस तरीके से कल देखने को मिलेगा, ये भी अपने आप में बात होगी। और सवाल ये भी है कि आखिर जो तमाम दिग्गजों ने अपनी तमाम तैयारियां यहाँ पर की हैं, तमाम यहाँ पर दावे किए, बिल्कुल उन तैयारियों पर भी आएंगे और आप लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से पूरा इलेक्शन कैंपेन रहा और किस तरीके से निकाय चुनाव में माहौल देखने को मिला। बात कर रहे हैं चुनाव पर, 2 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कल निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। शैलेश हमारे साथ बने हुए लखनऊ से, मेरठ से हमारे साथ सरोज हैं, हमारे साथ रामपुर से उबैदुर रहमान बने हुए हैं और मिर्जापुर से नवीन है। उबैदुर रहमान, अगर हम बात करें रामपुर की तो स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन 2024 के लिहाज से भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। क्या क्या मुद्दे गूंजे इस चुनाव प्रचार में? देखिए, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म थे, जिनकी विधायकी रद्द होने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो एक तरफ आज़म खान की जो साख है, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव जो रामपुर में हुए, लोकसभा का उपचुनाव हुआ और विधानसभा का उपचुनाव, दोनों में समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो ये तीसरा नंबर है कि जब आज़म खान को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। यहाँ पर एक मतदाता है, ये बताइए इस बार मुद्दे क्या रहे यहाँ पर? यहाँ पे इस बार मुद्दे जो रहे वो विकास के रहे। अच्छा, असल में यहाँ पे हमारा लोकल क्षेत्र का विधायक सभी के मत अंसारी है, सबके लिए भली भांति आदमी है वो, और अच्छी लोगों से व्यवहार रखता है, समाज के लोगों को समझता है, गरीब पिछड़ी जाति वालों को भी समझता है, विकास के लिए भी सब तरफ आगे रहता है। देखिए, यहाँ जो विकास है वो मुद्दा है और स्थानीय होना एक मुद्दा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, अपना दल एस के जो प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी और जो अनुराधा चौहान है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, उनके बीच में माना जा रहा है। हालांकि पीस पार्टी की भी प्रत्याशी हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं नाजिया सिद्दीकी। लेकिन जो बिल्कुल यानी कि मुकाबला यहाँ पर कड़ा देखने को मिल रहा है। और नवीन, अगर हम बात करें मिर्जापुर की 96 सीट की, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के अलग समीकरण है, यहाँ पर मुद्दे किस तरीके के सामने आए उपचुनाव के मद्देनजर? जी उदय जी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे केवल विकास के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 1-2 लोगों से जब बात की गई, जो लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, उनका साफ करना था कि विकास के मुद्दे पर हमने वोट किया है और विकास ही मुद्दा है। क्योंकि ये क्षेत्र चूँकि पिछड़ा क्षेत्र है और बॉर्डर एरिया बताया जाता है, पहाड़ियों के बीच में है, पूरा वीरान एरिया है, लिहाजा इस क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि इस क्षेत्र का भी विकास हो। इस वजह से वो विकास के मुद्दे पर वोटिंग करते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो राहुल प्रकाश कोल का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी भी एक तरह से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं रिंकी कोल पर जाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन जो क्षेत्र की जनता है वो सीधे सीधे विकास चाह रही है और विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर आ रही है। क्योंकि आप राजधानी में हैं और वहीं से पूरा मामला संचालित हो रहा है। जो निकाय चुनाव की हम बात करें, कल दूसरे चरण का भी मतदान खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस नाली, सफाई, बिजली, पानी, सड़क और कूड़े वाला इलेक्शन जो है, ये मुद्दे बहुत कम सुनने को मिले। तो क्या ये माने कि हर दल ने अपनी जो तैयारी थी युद्ध के पहले की 2024 की वही की है? ये जो सड़क, पानी, बिजली वाला मामला था, ये बस ये था कि ठीक है निकाय चुनाव है तो लड़ लेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अवधेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देख लीजिए भाजपा की बात, तो भाजपा के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें गिनती किन चीज़ों की कराई जाती है? जो बड़े बड़े विकास कार्य हुए, जो
जिनमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकाय के जो सदस्य चुने आएंगे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की होती है। इसके अलावा आप इसे देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब अपना दिखाया कि सपा सरकार ने क्या काम किए हैं, तो वो मेट्रो में सवारी करते हैं, रिवर फ्रंट व्यू पर जाते हैं। यानी जब आप मेट्रो की बात करते हैं तो वो तो देखिए राज्य स्तर का फैसला है, उसके बाद अलग तरीके के वो है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन जो अपने काम का किया है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बाकी दल, वो उन्होंने कोशिश की है 2024 की तैयारी की। सपा जब हम ये बताने की कोशिश की, जब सत्ता में हम रहे तो हमने किस तरह प्रदेश का विकास किया, तो वहीं भाजपा ने भी ये दिखाने की कोशिश की है। अपराध की देखिए बात होती है इस पूरे चुनाव में। अगर आप डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव जो था, निकाय चुनाव कम और जो तैयारी थी वो 2024 के चुनाव की थी। इसीलिए लगातार देखिए हम कहते रहे ये सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां देख रही है। बिल्कुल, सेमीफाइनल रूप में देखा। सनुज ये बताइए कि अगर हम बात पश्चिम करते हैं तो लखनऊ में अगर मेट्रो, रिवर फ्रंट दिखाई गई, अगर कानून व्यवस्था की बात की गई, इनकाउंटर्स गिनाए गए, तो पश्चिम में जो समीकरण होते हैं सांप्रदायिक, सामाजिक, जातीय, उन पर बड़ा प्रयोग हुआ। तो क्या यहां भी माने कि पश्चिम में भी 2024 की तैयारी चल रही थी निकाय की माने? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी देखिए नाली, खड़ंजा, विकास की बातें तो ज़रूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर रहा कि कानून व्यवस्था किस तरीके से यहाँ की हुई है। और देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा था कि जब क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अपराध का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। इक्का दुक्का घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं उसको ज़रूर ये बताया जाता है कि अपराध किस तरीके से यहाँ पर कम हुआ है और अपराध पूरी तरीके से काबू कर लिया है। उससे भी बड़ी बात ये रही कि जब मुख्यमंत्री आते हैं मेरठ में जनसभा करने के लिए, तो उनकी जनसभा के पहले इतना बड़ा डॉन जो अनिल दुजाना है, उस अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा चलती है। चुनाव में एक चीज़ सबसे हॉट रही कि अनिल दुजाना मेरठ में मार दिया गया, ये सबसे बड़ी चर्चा रही। और एक चर्चा ये भी रही कि पश्चिम की रणभूमि से जयंत चौधरी नदारद रहे, जयंत चौधरी कहीं पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दिखे। तो चर्चाएं लोकल स्तर की जरूर रही, लेकिन बड़े नेताओं का यहां पर ना आना, ना पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जयंत चौधरी का ना आना, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा चलती रही। और दूसरा अखिलेश यादव का यहाँ ना, लेकिन उनके नेताओं की नाराजगी की उनके रथ पर ना जाना, ये भी चर्चा रही। लोकल मुद्दों पर बातें जरूर रही, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हर सियासी दिग्गज ने तमाम सियासी बाण छोड़े हैं। आखिर जनता अब किसे वोट देगी और यहाँ किसको चुनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि मेरठ के जो नतीजे होंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। और 2024 की जब बात की जा रही है तो 2024 नज़दीक है, तो इनके नतीजों का 2024 में एक दूसरी पार्टी को घेरने के लिए भी एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों के नतीजों के बाद जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। और एक छोटा सा रिएक्शन वैदुर रहमान आपसे चाहते हैं, जो तस्वीर बन रही है मुरादाबाद मंडल में, हम चाहे संभल में बात करें, शफीकुर रहमान बर की उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई, रामपुर में क्या हो रहा है, एक एक करके आजम खान का किला ढह रहा है, तो क्या मुरादाबाद मंडल से 2024 की जो तैयारियां हैं वहां पर कौन आगे पीछे देखने को मिला? देखिए, हम आपको बता दें कि जो मुरादाबाद मंडल है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया और यहाँ पर जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी को उपचुनाव में मुस्लिम को खड़ा किया है स्वार में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी खेमे में जो एक तरफ बगावत है नेताओं में आपस में, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन करती है, मुस्लिमों को रिझाने के लिए सूफी संवाद जैसे कार्यक्रम चलाती है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक, अपने बड़े नेताओं की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, उसकी वजह से गुटबाजी हो रही है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मतदाताओं में, क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम मतदाता 50% से ज़्यादा है हर सीट पर, तो वहाँ पर सेंध लगा रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि फायदे, नुकसान और तमाम समीकरणों पर जो चर्चाएं चली उसके बीच से तस्वीर निकली। अब जनता पर है, जनता को वोट देना चाहिए और हमारी भी अपील है कि कल बड़ी संख्या में पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।